नमस्कार देवीय सज्जनों, मेरा नाम है संजय पोद्दार और आज एक ही विषय की सबसे ज़्यादा चर्चा पूरे देश में हो रही है और वो है ऑक्सीजन। कभी आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि हवा में इतनी ऑक्सीजन है तो फिर सिलेंडर के ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या पड़ती है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर सिलेंडर के ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और ये सवाल बहुतों के दिमाग में आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि परिस्थिति अभी बहुत ही ख़राब है, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा विषय बना हुआ है जो वर्ल्ड वाइड बना हुआ है। हर देश हमारी मदद कर रहा है ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन देकर। तो आज हम जानना चाहते हैं कि क्यों हमें सिलेंडर के ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लिक्विड ऑक्सीजन होता क्या है और हवा में जो ऑक्सीजन हम उसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो चलिए आइए मेरी स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हमें इसके पीछे की तकनीक को समझना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें टैंकर्स की, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें ऐसे सिलेंडर्स की। देखिए, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन ऐसे वाले सिलेंडर्स में लाई जाती है और ये किसी प्लांट में बनाई जाती है, वहाँ से इन छोटे सिलेंडर्स में भरी जाती है और ये सिलेंडर्स मरीजों को लगाए जाते हैं। तो आखिर सिलेंडर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन टैंकर्स को, इन सिलेंडर्स को बोलते हैं क्रायोजेनिक। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। क्रायोजेनिक यानी क्या होता है? ऑक्सीजन, जैसा कि आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप ऐसे मुंह से भाप निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके भाप बन जाते हैं, उसके वेपर बन जाते हैं। कई लोग शीशे पर, कई लोग गाड़ियों की कांच पर ऐसा करते हैं, फिर उस पर अपना नाम लिखते हैं, आपने ज़रूर किया होगा। तो वो जो ऑक्सीजन जब सर्दी कम होती है तो उसकी भाप बनती है, उसका पानी बन जाता है, उसको कहते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज़ जब -150 डिग्री से कम में उसको लेके जाया जाता है तो उसको कहते हैं क्रायोजेनिक। तो जब ऑक्सीजन को हम 150 डिग्री, नॉर्मली -185 डिग्री में जब लाते हैं तो उसका लिक्विड बन जाता है और उसी लिक्विड को इन टैंक्स में स्टोर किया जाता है और ये लिक्विड ऑक्सीजन बनती है प्लांट्स में, फिर छोटे छोटे इन सिलेंडर्स में भरकर मरीजों को दी जाती है। तो याद रखिएगा, -185 डिग्री टेम्परेचर पे ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और उसको टैंक्स में डाला जाता है। अब हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो डिमांड है वो है 700 मेट्रिक टन और हमारा प्रोडक्शन है 7,800 मेट्रिक टन। जबकि हम 800 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा बनाते हैं तो फिर हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत क्यों है? उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। इस ऑक्सीजन को आपको -185 डिग्री पर लिक्विड बनाकर उसको लेकर जाना पड़ता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए बाकी के जो मीडियम है, ट्रक्स हो गए, ऑयल टैंकर्स हो गए या मालगाड़ी हो गई रेलवे की, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। उनके लिए एक स्पेशल टाइप के टैंकर्स लगते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रायोजेनिक टैंकर्स। आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स, और यहाँ पर जो आप मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये मैकेनिज्म इसका टेम्परेचर कंट्रोल करता है -185 डिग्री। आप किसी भी क्रायोजेनिक टैंकर्स के पीछे आपको ये वाला इक्विपमेंट, ये वाला टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट आपको दिखेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसका ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके लिए स्पेशल क्रायोजेनिक टैंकर्स लगते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आप ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते। तो हाल ही में जो अपने देश की हालत देखते हुए सिंगापुर से हमने ये टैंकर्स मंगाए थे। हमारे देश में भी टैंकर्स थे लेकिन वो फैले हुए थे, कोई राजस्थान में थे, कोई महाराष्ट्र में थे, कोई कन्याकुमारी में थे। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये टैंकर्स नहीं थे। तो जब ऑक्सीजन, जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो उन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि बाई रोड अगर ये टैंकर्स लाए जाते तो शायद हम बहुत डिले हो जाती, उतना वक्त नहीं हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन में, विदाउट ऑक्सीजन आप 1 मिनट भी नहीं रह पाते। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उन्होंने अपने जो सबसे बड़ा उनका अपना जो जहाज़ है एयरफोर्स का, उसको उन्होंने क्रायोजेनिक टैंकर्स को लिफ्ट करने में लगाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसके बाद आपने अभी भी देखा होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पूरे देश में दौड़ रही है। तो जहाँ ये प्लांट्स कहाँ पर है? ये विशाखापट्टनम में है, राउरकेला में है, जहाँ पर ये प्लांट्स है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन बनाई जाती है। मुंबई से एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजी गई और वो विशाखापट्टनम पहुँची, वहाँ से उसमें ऑक्सीजन भरकर लाया गया, लेकिन इस प्रोसेस में लग गए टोटल 5 दिन। तो आप समझ सकते हैं कि अब उसके लिए 5 दिन क्यों लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 वे 5 दिन लगे हैं। नॉर्मली मुंबई से विशाखापट्टनम 2 दिन का रास्ता है, लेकिन उसके लिए 5 दिन क्यों लगे? क्योंकि जब टैंकर्स मालगाड़ी में इस तरह खड़े किए जाते हैं तो सबसे पहले इन टैंकर्स की हवा निकाली जाती है, क्योंकि जो इंडियन रेलवेज के जो टनल्स हैं उसमें से ये टैंकर्स घुसने चाहिए।
इसके लिए सबसे पहले इनको लोड करने से पहले इनकी हवा निकाली जाती है, फिर इनको लोड किया जाता है और टोटल एक मालगाड़ी में 60 टैंकर्स थे, 60। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा काम है कि इनके सारे टायर्स की आपको हवा निकालनी पड़ती है, फिर इनको लोड करना पड़ता है, फिर वहाँ विशाखापट्टनम में इनको उतारना पड़ता है, फिर इसमें हवा भरनी पड़ती है, फिर प्लांट में ड्राइव करके लेकर जाना पड़ता है, उसमें ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन भरना पड़ता है, वापस इनको ट्रेन पे रोल आउट करना पड़ता है, रोल इन करना पड़ता है, फिर इनमें हवा निकालनी पड़ती है, फिर ये ट्रेन चलती है, उसके बाद ये मुंबई पहुंचती है, फिर उसमें हवा भरना पड़ता है, फिर ये अलग अलग अस्पतालों में भेजी जाती है। ये इतना टीडियस प्रोसेस आप देख सकते हैं। दूसरा, हवा निकालने के बावजूद जो नॉर्मल रूट था मुंबई से विशाखापट्टनम, नॉर्मल रूट जो 2-2.5 दिन का था, वहाँ पर जो टनल्स बने हुए थे उसमें से भी टैंकर्स नहीं जा पा रहे थे, इसलिए ट्रेन को अपना रूट चेंज करना पड़ा और इसके लिए इसको 5 दिन लगे। तो इंडियन रेलवेज़ ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब देश के अलग अलग भागों में दौड़ाई जा रही है। जब ये ऑक्सीजन स्टेशन पहुँचती है तो उसे स्टेशन से अस्पतालों तक पहुँचाने में बहुत देर लगती है, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक कैसा है। लॉकडाउन होते हुए भी हमारे देश में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर की मांग की गई। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता जो अपना पाथ है, उस पाथ को एम्बुलेंस को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाए, यानी उन्हें हमेशा ग्रीन सिग्नल मिले, उन्हें कहीं भी रेड सिग्नल नहीं मिले। इसको कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन स्टेशन से अस्पतालों तक पहुंचाई जाए। अब हम एक स्टेट के बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे और वो स्टेट है केरला। जैसा कि आपको पता है कि केरला की जब बात आती है तो 2 चीज़ हमेशा याद आती हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा का जो रेट है, एजुकेशन रेट है, वो केरला में है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग केरला में पाए जाते हैं। दूसरा, टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। तो केरला ने जब देखा कि फर्स्ट वेव जब आई थी तब सबसे पहले इंडिया में केरला में आई थी, तो उन्होंने उसको कंट्रोल किया और उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का काम फर्स्ट वेव से ही चालू किया। उसके बाद उन्होंने जो क्रायोजेनिक टैंकर्स की अरेंजमेंट की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बनाया ताकि जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े एक चेन बनाई ट्रांसपोर्ट की, ताकि क्रायोजेनिक टैंकर्स की कभी कमी ना पड़े और उसकी वजह से ऑक्सीजन लाना कम ना पड़े। डिमांड है 90 मेट्रिक टन की और सप्लाई होता है 2000 मेट्रिक टन। ये केरला ने खुद को इसके बारे में आत्मनिर्भर बनाया है। तो इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे कोई भी अब मुसीबत आए, अगर आप एजुकेटेड है तो आपके पास प्लानिंग रहती है, आपके पास उसके लिए फेस करने के लिए, उस परिस्थिति को फेस करने की ताकत रहती है, और ये केरला ने करके दिखाया है। अब आते हैं मुद्दे की बात। समझने वाली बात यह है, जो सबसे पहले मैंने सवाल पूछा था कि हवा में भी ऑक्सीजन है, हम भी तो सांस लेते हैं, फिर हमें सिलेंडर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारे मरीजों को नॉर्मल हवा में से सांस लेने को क्यों नहीं आता। उसके लिए आपको ये टेक्निकल फंडा समझना पड़ेगा कि जो एयर का कॉम्पोजिशन है, जो वातावरण में जो हवा है उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसमें नाइट्रोजन 71% है और ऑक्सीजन है 21% और बाकी गैसेस 2% है, 2 या 8% है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन इतना ज़्यादा है लेकिन वो सांस लेने लायक नहीं है। तो 21% ऑक्सीजन में से हम 21% अंदर लेते हैं और हम लंग से बाहर 16% ऑक्सीजन वापस एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं और 4% उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन जब कोरोना की वजह से हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट होता है तो हमारे जो फेफड़े हैं वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाते, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और 21% कॉम्पोजिशन से काम नहीं चल पाता। इसके लिए हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ऑक्सीजन देना पड़ता है और इसीलिए इन्हें प्लांट पर नॉर्मल हवा से जो वातावरण में है उससे एब्जॉर्ब किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन को अलग किया जाता है, उसमें जो बाकी इतर कंपोनेंट्स है, धूल है, उसको अलग किया जाता है और फ्रेश एयर उस सिलेंडर में भरी जाती है जिसमें ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन होता है 98%। कैन यू बिलीव इट, 98% शुद्ध हवा जब सिलेंडर से पेशेंट्स को दी जाती है तो उन्हें सांस लेने में आसानी होती है, उनके लंग्स को, उनके फेफड़ों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर आजकल हर एक के घर में होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे आप देख सकते हैं ये जो जगह है, यहाँ पर आप अगर उंगली डालेंगे, राइट हैंड वाली उंगली, जो राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड वाले अपनी लेफ्ट हैंड उंगली डालेंगे, इससे इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं और उससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना है। 94% से ज़्यादा ऑक्सीजन होना ये एक स्वस्थ आदमी के लक्षण है। 94% अगर कम है तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। और लंग्स ज़्यादा अच्छी तरह काम करें उसके लिए इसको बोलते हैं प्रोनिंग पोजीशन। हियर इज़ हाउ टू करेक्टली प्रोन द फाइट कोविड-19। ऐसे अगर आप सोएंगे, एक तकिया लेकर अगर आप ऐसे सोएंगे तो आपके लंग्स को ज़्यादा काम करते हैं आपके लंग्स, क्योंकि लंग्स का एक पोर्शन है जो कभी काम नहीं करता है, लेकिन ऐसे सोने के बाद वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो प्रोनिंग पोजीशन को ध्यान से रखिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप ये भी ज़रूर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा जो सबसे पुराना मित्र है रशिया,
आज की जो हमारी हालत है उसके लिए पूरी दुनिया वाकिफ़ है और पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी मदद हमारे मित्र राष्ट्र रशिया ने की है। रशिया ने हमारे लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स भेजे हैं। स्पुतनिक जो उनकी वन शॉट वैक्सीन है जो 91% एक्यूरेट मानी जाती है, रशिया ने वादा किया है कि स्पुतनिक वैक्सीन हमें भेजने वाला है और लिक्विड ऑक्सीजन हमें रशिया भेज रहा है। अब बात करना चाहता हूँ सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया ने भी 80 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन हमें भेजा है और हमेशा हमारा साथ दिया है। तो सऊदी अरेबिया की तारीफ कितनी कम, जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं खास यूएसए के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हमें मुसीबत आई है, यूएसए ने हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम खड़ा किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट में या भारत बायोटेक में जो हमारी वैक्सीन बन रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनमें एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या करता है, हमारे जो प्रोसेस है हीलिंग की उसको एक्टिवेट करता है। आपकी जो वैक्सीन है उसके असर को एक्टिवेट करता है, एक्सीलरेट करता है, और ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट पे अभी हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे है। तो यूएस में एक लॉ है जो उन्होंने इस बार उस लॉ को हटा दिया, उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया बेसिकली। और इसमें था कि जो ऐसे कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। इसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने कहा कि अमेरिकन फर्स्ट। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के हित में ये अच्छा होगा कि हम सबसे पहले अमेरिकन को वैक्सीन लगाएं, फिर बाहर लेके जाएं। तो पूरी दुनिया ने काफ़ी आलोचना की, हमारे पीएम साहब ने उनसे बात की, और उसके बाद आज सुबह ही यूएसए ने कहा है कि यूएसए भारत के साथ खड़ा है और अभी वो एडजुवेंट को एक्सपोर्ट करेगा। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। 1 मई के बाद जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगने वाली है। तो इससे वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। कनाडा में एक दवाई अभी लॉन्च हुई जिसे मान्यता मिली है और वहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है नेज़ल स्प्रे फॉर कोविड-19। आप यकीन नहीं करेंगे, ये नेज़ल स्प्रे इट्स लाइक यूजिंग एक्सटर्नल क्रीम एंड पाउडर। आपको फिर नेज़ल जो जिनको सर्दी का नॉर्मली प्रॉब्लम होता है, नेज़ल स्प्रे आप देखते होंगे, ये स्प्रे करने के बाद ऐसे स्प्रे बाहर निकलता है। इसको फिर से अपने नॉस्ट्रिल्स में पकड़ना है और 2 स्प्रे आपको अपने नाक में डालने हैं और कहते हैं कि 7 दिन में आप कोविड नेगेटिव हो जाएंगे। यूके ने इसे मान्यता दी है और काफ़ी देश इसकी तरफ एक आशा की किरणों से देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी इसे जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाए। और ये जो कंपनी है जिन्होंने इन्वेंट किया है वो इंडिया में पार्टनर ढूंढ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक इसके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसे आने में कम से कम अगस्त और सितंबर होगा। एक खुशी की बात मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2 देश हैं इस दुनिया में जहाँ पर कोविड अभी 0 है। दे आर द कोविड फ्री नेशंस, और वो खुली हवा में सांस ले पा रहे। वहाँ के लोग मास्क यूज़ नहीं करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि उन्होंने ये हासिल कैसे किया। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरा, वहाँ का गवर्नेंस, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा कि हम लॉकडाउन से इसको नहीं जीत सकते, हम इसको जीत सकते हैं वैक्सीनेशन से। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब हमने वैक्सीनेशन की है तब तक हमने महामारी को वापस भेज दिया, हमने महामारी को ख़त्म कर दिया है। तो सबसे पहला देश जो इजराइल है, इजराइल को देखिए आप, कितना छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। 62% लोग वहाँ पर वैक्सीनेटेड है। उन्होंने फाइज़र की शॉट वैक्सीन ली है जो 2 शॉट में दी जाती है। 62% लोगों ने वहाँ पर वैक्सीनेशन लिया है। उसके बाद वहाँ के जो सरकार है उन्होंने कहा कि आप मास्क नहीं पहन सकते हैं तो भी चलेगा। तो वहाँ पे अभी कंपल्शन नहीं है कि मास्क पहना जाए, एहतियात के तौर पर आप पहन सकते हैं। इसका मतलब इजराइल वो दुनिया का पहला देश बना है जहाँ पर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। वहाँ पे भी गवर्नेंस, लॉकडाउन, प्रॉपर सारी एहतियात बरतने के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन का रुख अपनाया और आज वो कोविड फ्री है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन से हम नहीं इसको हरा सकते, हम वैक्सीनेशन को हरा सकते हैं, लेकिन चैलेंज हमारे देश में यही है कि 130 करोड़ हमारी आबादी है। यूरोप, यूके, यूएस, ऐसे 45 देशों को अगर मिलाया जाए तो उनकी आबादी भी हमारे देश से कम है। उनकी आबादी 114 करोड़ होती है और हम है 140 करोड़। यूएस की आबादी ओनली 33 करोड़ से और हम 140 करोड़ से। सो कैन यू इमेजिन, इम्प्लीमेंटेशन टफ होगा लेकिन होगा ज़रूर। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी जो पैकेट्स मिलते हैं उस पर इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग लिखी होती है कि इट कॉजेज कैंसर, टोबैको किल्स 2500 इंडियंस पर डे। इतनी वैक्सीन ले हो, इतनी वार्निंग्स होने के बावजूद लोग इसे ग्रहण करते हैं। लेकिन कोविशील्ड जिसमें लिखा होता है कि ये आपकी दुनिया है, इससे आप जिंदा रहने वाले हो, उसको लेने को, वैक्सीन लेने को लोग घबरा रहे हैं। लोग अलग अलग तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अफवाहें फैला रहे हैं।
कुछ भी मतलब जिसका ना कोई लॉजिक है, जिसका कोई बेस नहीं है। और सरप्राइज़ की बात यह है कि एजुकेटेड लोग भी इसको तथ्य मान रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें भूल जाइए, इग्नोर मारिए, और वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ा उपाय है इस महामारी से बाहर निकलने का। और दो देशों ने ये करके दिखाया है, तो हमें भी ये करके दिखाना है। बस ज़रूरत है मास लेवल वैक्सीनेशन की और हर एक को सामने आने की और वैक्सीन लेने की। और वैक्सीन में भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, 2 शॉट में ये वैक्सीन मिलती है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पहला शॉट लेने के बाद 30 दिन बाद या 28 दिन बाद आपको दूसरा शॉट दिया जाता है। उसके बाद 2 शॉट्स लेने के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होना चालू होते हैं 15 दिन बाद। यानी ये टोटल खेल 45 दिन का है। तो पहले शॉट के बाद अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो पूरे व्हाट्सएप इंडस्ट्री में फैला देता है कि यार वैक्सीन लेके भी क्या फ़ायदा, मुझे कोरोना हो गया है। अरे भाई, थोड़ा उसको टाइम तो दो एंटीबॉडीज़ बनने को। तो 2 वैक्सीन के बाद 15 दिन बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 वैक्सीन ले लिए, 15 दिन हो गया तो आप अमर हो गए, ऐसा नहीं है। आपको एहतियात के तौर पर मास्क पहनना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता, और एहतियात तो बरतना ही है। लेकिन एक चीज़ गारंटेड है, इस वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में तैयार होते हैं ये आपको कभी मरने नहीं देंगे। आपको होगा, माइल्ड होगा, आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी। और आज के इस परिस्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा उपाय एक है कि अभी तक लॉकडाउन है और 10 दिन शायद लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम एक फिर से वापस प्री कोविड वाली ज़िंदगी बिताएं तो प्लीज़ लॉकडाउन को सपोर्ट करें, घर से बाहर ना निकलें, स्टे होम, स्टे सेफ, इसको समझें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में बाकी देशों में 4-4 महीने लॉकडाउन किया गया है, हमारे में तो 15-15 दिन लॉकडाउन किया जा रहा है, जबकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है आज के आंकड़े देखने के बावजूद। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सरकार का साथ दीजिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस और थोड़े से संयम की ज़रूरत है। हमें अपने सरकार का साथ देना है और हमें थोड़ा सा 1 महीना घर में रहना है। ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो कितना उसको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे शुरुआत में, आई एम श्योर, लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 3 ब्रांड वैक्सीन में इंडिया में मिलने वाली है, स्पुतनिक भी आ जाएगी, और जब तीनों ब्रांड्स फुल फ्लो में जब जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हम इस महामारी को काबू पा लेंगे और ये एक इतिहास बन जाएगी। हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि ऐसा भी कभी हुआ था। और 100 साल में एक बार जो महामारी आती है इसके बारे में चर्चे ज़रूर होंगे, लेकिन प्लीज़ आप घर में रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस महामारी को काबू कर लेंगे। आप वो पहले वाले दिन, जो प्री कोविड वाले दिन ज़रूर देखेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम, खुश रहिए, आबाद रहिए और सुरक्षित रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।